assessment of quality and safety assessment of herbal drugs. यहाँ कल हमने ये पढ़ा था कि क्या गाइडलाइंस किस किस के लिए हैं. तो नंबर 1 है क्वालिटी कंट्रोल ऑफ फ्रूट ड्रग मटेरियल, प्लांट प्रिपरेशन एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, stability assessment of shelf life and shelf life, safety assessment, documentation of safety based on experience or toxicological studies. Next one is assessment of efficacy of by ethnomedical informations and biological activity evaluation. तो ये सब हम जो है और स्टैंडर्डाइजेशन पैरामीटर्स कितने क्या क्या हैं, ऑथेंटिकेशन है, फॉरेन मैटर है, ऑर्गोनोलैप्टिक इवैल्यूएशन, tissue diagnostic importance present in the drug powder, ash values, extractive values, volatile matter, moisture content determination, chromatographic and spectroscopic evaluation, TLC, HPLC, HPTLC methods, ये और determination of heavy metals, cadmium, lead, mercury and arsenic, pesticide residue, microbial contamination और इनके लिमिट्स और रेडियो एक्टिव कंटामिनेशन, इसके बारे में कल हमने डिटेल में डिस्कस किया था, है जी. इसके बारे में कल हमने डिटेल में डिस्कस किया था. और आज आगे चलते हैं. एक नया आया है इसमें, असलम सैफी. यस सर, गुड मॉर्निंग सर. मॉर्निंग. और कौन आया है इसके बाद? असलम, धर्मेंद्र, हरीश, शादाब और शोएब खान. ठीक है, तो आगे चलते हैं. इसमें हम आगे देखते हैं स्टेबिलिटी पैरामीटर्स फॉर द हर्बल फॉर्मुलेशंस. कि जो मेन जो इम्पोर्टेंस है, मेन जो कैरेक्टर है वो है स्टेबिलिटी. मेन जो प्रॉब्लम जो होती है किसी भी ड्रग के साथ में वो है उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करना. अगर स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं होगी तो ड्रग की इफेक्टिवनेस नहीं रहेगी और उससे प्रॉब्लम होगी, उससे हार्मफुल होगी. ठीक है, तो सब कोई भी मेडिसिन हम प्रिपरेशन करते हैं, हर्बल मेडिसिन भी स्पेसिफिकली, तो उसकी जो कुछ पैरामीटर्स हैं जो हम रेगुलरली चेक करते हैं. जैसे आपने देखा कि स्टेबिलिटी पैरामीटर्स फॉर द हर्बल ड्रग्स इंक्लूड, फर्स्ट वन इज फिजिकल पैरामीटर, सेकंड केमिकल पैरामीटर, थर्ड माइक्रोबायोलॉजिकल पैरामीटर. ठीक है जी. देन फिजिकल पैरामीटर, फिजिकल पैरामीटर्स में क्या क्या होगा? कलर, अपीयरेंस, ऑर्डर, क्लैरिटी, विस्कोसिटी, मॉइस्चर कंटेंट, पीएच, डिसइंटीग्रेशन टाइम, फ्राइबिलिटी, हार्डनेस, फ्लायबिलिटी, फ्लॉकुलेशन, सेडिमेंटेशन, सेटिंग रेट एंड एश वैल्यूज. ये जितनी भी डोसेज फॉर्म्स हैं, चाहे वो लिक्विड है, चाहे वो सॉलिड है, सेमी सॉलिड है, चाहे वो जो है यूनिट डोसेज फॉर्म्स है लाइक टैबलेट्स वगैरह, उन सब में जो है ये फिजिकल पैरामीटर्स हमें रेगुलरली चेक करने होते हैं स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए. जैसे आपको मैं अपना एक्सपीरियंस में शेयर करूँ, मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में था, एक जो प्रोडक्शन में हमारा काम चल रहा था, तो एक प्रोडक्ट था जो एक्सपोर्ट का प्रोडक्ट था हालांकि. तो हमने इसकी कोटिंग की, कोटिंग करने के बाद में जो है उसको मार्केट में चला भी गया. तो मार्केट में जाने के 6 महीने के बाद भी पता लगा कि उस प्रोडक्ट की जो कोटिंग थी, उस कोटिंग पे एक ब्राउन स्पॉट्स पड़ गए थे. तो वहां से कंप्लेंट आने लगी. तो फौरन आनंद फानन में उस प्रोडक्ट को सारे को वहां से जो है मार्केट से उसको रिकवर कराया गया, उठाया गया सारा वहां से. तो अगर स्टेबिलिटी पैरामीटर्स रेगुलरली चेक करने होते हैं, ये जरूरी नहीं है पता नहीं कब उसमें जो है वो डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाए. तो यहाँ जो है इसलिए इसको देखना बहुत जरूरी होता है स्टेबिलिटी को, और इसीलिए WHO ने इनकी गाइडलाइंस भी जारी की हैं. नेक्स्ट इसमें है केमिकल पैरामीटर्स. केमिकल पैरामीटर्स में जो है लिमिट टेस्ट, एक्सट्रैक्टिव वैल्यूज, केमिकल एसेज एटसेट्रा, और क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस है इसके बाद में. जो इसमें क्या होता है कि क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस ऑफ हर्बल्स कैन बी डन यूजिंग TLC, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, HPLC, हाई परफॉर्मेंस लिपिड क्रोमेटोग्राफी, HPTLC, हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर chromatography, GC, gas chromatography, UV, यानी ultraviolet spectroscopy, colorimetry and GCMS etc. ये सब जो है क्रोमेटोग्राफी की एनालिसिस करते हैं इसमें. दूसरा है माइक्रोबायोलॉजिकल पैरामीटर्स. इसमें टोटल इसमें क्या क्या आएगा? इसमें टोटल वायबल कंटेंट, टोटल मोल्ड कंटेंट, टोटल एंटीरोबैक्टीरियल कंटेंट एंड देयर काउंट, और ये सब इसमें जो है इसमें यूज होंगे. क्योंकि जो है माइक्रोबायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज जो है ये जब हम हर्ब्स को एब्स्ट्रक्शन करते हैं, हर्ब्स को सेपरेट करते हैं, या
हम जो है मैन्युफैक्चरिंग वेसल्स को यूज करते हैं तो उसमें भी इम्प्योरिटीज आ जाती हैं। तो ये माइक्रोबायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज है। तो कुछ सॉल्वेंट से भी ये इम्प्योरिटीज आ जाती हैं, तो इनको भी रेगुलरली चेक करना जरूरी है। नेक्स्ट है केमिकल डिकम्पोजिशन। केमिकल डिकम्पोजिशन क्या है? केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट इन फॉर्मुलेशन आल्सो प्रोड्यूस several toxic or impure compounds during storage in undesirable conditions। अगर अनडिजायरेबल कंडीशंस में, अगर प्रॉपर कंडीशंस में स्टोर नहीं करते हैं तो केमिकल डिग्रेडेशन होता है, उसका डिकम्पोजिशन होगा और उससे क्या होगा कि टॉक्सिक सब्सटेंसेस जनरेट होंगे। टॉक्सिक सब्सटेंसेस जनरेट होंगे, उससे इंप्योरिटीज बढ़ेगी। तो इससे क्या होगा, कंटामिनेंट्स में भी may come directly from the atmosphere also, or this includes mainly dust है, सल्फर डाइऑक्साइड, H2S, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्सेनिक, मॉइस्चर, ये सब जो है एटमॉस्फेयर से भी इसमें आ जाते हैं। तो ये केमिकल डिकम्पोजिशन हुआ। बहरहाल एक मिनट, और कौन कौन है अभी? ये मोहन कुमार, यस सर। सर ओमपाल सर। ओमपाल हो गया, और एक बार देख लो, मोहम्मद शादाब, हरीश गंगवार, शोएब खान, धर्मेंद्र कुमार, असलम, ओमपाल, मोहन। और कौन है भाई? एक और है कोई बचिया? इरशाद राव। इरशाद। इरशाद इरशाद सर। अच्छा इरशाद। बस हो गए सारे? यस सर। ठीक है, तो आगे चलते हैं कि रेगुलेटरी बेसिस क्या हैं हर्बल ड्रग स्टेबिलिटी टेस्टिंग के। तो यहाँ कुछ जो है रेगुलेटरी एजेंसीज हैं, जैसे EMEA, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हार्मोनाइजेशन, ICH, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO। तो इन्होंने क्या रिक्वायर स्टेबिलिटी डेटा ऑन ऑफ एनी ड्रग प्रोडक्ट प्रायर टू इट्स अप्रूवल। प्रोडक्ट को अप्रूव करने से पहले ये क्या करते हैं कि स्टेबिलिटी डेटा को इनको प्रोवाइड करना होता है। तो यहाँ इसमें WHO सप्लीमेंट्री गाइडलाइंस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ हर्बल मेडिसिन स्पेसिफिकली स्टेट्स अंडर सेक्शन 17.4 that if the expiry date is given for a herbal material or herbal preparation, some stability data which support the proposed shelf life under the specified storage condition should be available। ठीक है, अगर जो है कोई एक्सपायरी डेट मेंशन करते हैं प्रोडक्ट पे, तो उसकी शेल्फ लाइफ को प्रूव करने के लिए स्टोरेज कंडीशन का डेटा भी होना चाहिए इसमें। ठीक है, तो यहाँ क्या है कि स्टेबिलिटी डेटा इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द शेल्फ लाइफ फॉर फिनिश्ड हर्बल प्रोडक्ट्स। जो हर्बल प्रोडक्ट्स फिनिश्ड हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, उनकी शेल्फ लाइफ को भी सपोर्ट करने के लिए स्टेबिलिटी डेटा रिक्वायर्ड होता है। यहाँ आगे हम इसमें देखें कि और भी चीज़ इसमें है कि जैसे हर्बल मेडिसिन हैं या हर्बल सब्सटेंसेस हैं या हर्बल प्रिपरेशंस हैं, इसमें केवल एक कोई एक्टिव सब्सटेंस नहीं होता है, ये मिक्सचर ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं और मिक्सचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स नेचर के होते हैं। इसलिए यहाँ अगर थेरेप्यूटिक एक्टिविटी के बेस पर किसी एक कंस्टिट्यूएंट की स्टेबिलिटी को डिटरमाइन कर लिया तो ये सफिशिएंट नहीं है। यहाँ क्या करना पड़ेगा हमें कि पूरे एक्सट्रैक्ट को सब जो है हमें स्टेबिलिटी डेटा उसको प्रोवाइड करना होता है। यहाँ हम क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ देखा कि द स्टेबिलिटी ऑफ अदर सब्सटेंस प्रेजेंट इन द हर्बल सब्सटेंस और इन हर्बल प्रिपरेशन शुड एज फार एज पॉसिबल also be demonstrated, that is for example by means of appropriate fingerprinting chromatograms। हम क्या करते हैं, जैसे हर्बल ड्रग्स का एक्सट्रैक्ट हम लेते हैं, एक्सट्रैक्ट लेने के बाद में उसका HPTLC हाई परफॉर्मेंस थ्री लेयर क्रोमेटोग्राफी, जो कि ऑटोमेटिक सेल सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट होता है, और उससे हम इसको फिंगरप्रिंटिंग वगैरह करते हैं। उसमें क्या होता है कि कंपाउंड्स का और इम्प्योरिटीज का अलग अलग जो क्रोमेटोग्राम आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ आजकल जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से हम काम करते हैं इसमें, तो it should also be demonstrated that their proportional content remain comparable to initial fingerprints। तो यहाँ एक बात और भी है कि करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस ऑफ USFDA states that nevertheless if an expiration date is used on product, one should have data to support that date। अगर कोई जो है प्रोडक्ट पे एक्सपायरी डेट मेंशन करते हैं तो उसको सपोर्ट करने के लिए उसके पास प्रॉपर डेटा होना चाहिए। ठीक है,
कि और इसमें क्या करते हैं कि written testing program should have designed to assess the stability characteristics of the dietary supplement and results of the stability testing to determine appropriate storage condition and expiration date should also be used. यहाँ पे उसका एक तो appropriate storage condition का stability testing और उसका जो है expiration date वगैरह इसका जो है और उनके results को भी उनको यूज किया जाता है। खैर आगे चलते हैं इसमें कि यहाँ पे जो है कुछ मार्कर्स भी हम यूज करते हैं कि जैसे कि वेरियस अप्रोचेस फॉर असेसमेंट ऑफ शेल्फ लाइफ इंक्लूड्स एसे ऑफ मार्कर्स। मार्कर्स क्या हैं? मार्कर्स क्या चीज होती हैं भाई? जो एक्टिव जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं प्लांट के अंदर दैट आर नोन एज मार्कर्स। ड्यू टू दिस मार्कर्स these active phytopharmaceuticals are responsible for pharmacological activity। तो यहाँ इसमें क्या करते हैं, इनके बेस पे भी हम बायोलॉजिकल एसे वगैरह हम करते हैं इनका, और इसका मार्कर्स के वो यूज करके हम क्रोमेटोग्राफिक फिंगरप्रिंटिंग भी करते हैं, जिससे कि जो है जो प्रोडक्ट है उसकी स्टेबिलिटी को कंट्रोल किया जा सके। ये सब चीजें तो एक जनरल हुआ। अब आगे देखते हैं कि गाइडलाइंस क्या क्या है इसमें। गाइडलाइंस फॉर असेसमेंट सेफ्टी ऑफ हर्बल मेडिसिन विद रेफरेंस टू इट्स कंटामिनेंट्स एंड रेसिड्यूज। यहाँ एक जैसे कि जनरल अप्रोच क्या करते हैं कि तो जो भी हम प्लांट जो कल्टीवेशन होता है, प्लांट्स का कल्टीवेशन होता है मेडिसिनल प्लांट्स का, तो वो जो है वो गुड एग्रीकल्चर एंड कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस और गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के कंप्लायंस में होना जरूरी है, ठीक है, जिससे कि एक बेस्ट क्वालिटी की ड्रग हमें मिल सके। ठीक है, इसमें जो है द कंटेंट ऑफ दीज गाइडलाइंस शुड देयरफॉर बी रीड इन कंजंक्शन विद GACP गुड एग्रीकल्चर एंड कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस and GMP good manufacturing practices in an effort to produce quality product for the local and international market। क्या क्या इसमें जो गाइडलाइंस किस चीज के लिए हैं, हमने जो स्टैंडर्डाइजेशन पैरामीटर्स हैं सभी के लिए हम जो है इसमें देखते हैं। फॉरेन मैटर, भाई फॉरेन मैटर के बारे में क्या गाइडलाइन दी है कि फॉरेन मैटर कितना होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए, इसके भी कुछ लिमिट्स हैं। तो एक तो ये कि फॉरेन मैटर क्या है कि foreign matter found in sample of herbs or herbal material should not exceed limits set in the national, regional और international pharmacopoeias। ठीक है, जो कि नेशनल या रीजनल या इंटरनेशनल फार्माकोपियाज में जो फॉरेन मैटर की जो लिमिट्स सेट हैं उनसे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और फॉरेन मैटर में क्या 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 आता है, ऐसे इंसेक्ट्स है और अदर एनिमल कंटामिनेशन इंक्लूडिंग एनिमल एक्सक्रीटा, एनिमल फीकल मैटर्स एज वेल एज अदर स्पीशीज ऑफ प्लांट्स। अगर कोई स्पेसिफिक प्लांट हम यूज करते हैं, अगर उसके अलावा कोई दूसरा प्लांट उसमें अगर मिला हुआ है तो दैट इज आल्सो नोन एज फॉरेन मैटर, हमें उसको वहां से इसमें से रिमूव करना पड़ेगा। तो इन जनरल एनी substance other than acceptable sample of good quality medicinal plant material is regarded as foreign matter। ठीक है, जो हमें एक्सेप्टेबल सैंपल है अच्छी क्वालिटी का, उसके अलावा कोई भी प्लांट मटेरियल जो होगा उसके अंदर वो फॉरेन मैटर है, तो आप इसको रिमूव भी करना इसको इजीली जरूरी है। तो यहाँ क्या है, रिमूवल ऑफ लार्जर पीसेस ऑफ फॉरेन मैटर फ्रॉम होल एंड कट प्लांट्स इज ऑफन डन बाय हैंड सॉर्टिंग आफ्टर मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। अनफिनिश्ड प्रोडक्ट्स शुड आल्सो बी एग्जामिन्ड फॉर फॉरेन मटेरियल। गाइडलाइंस क्या है WHO की फॉरेन मैटर के रिगार्डिंग कि जो अगर कोई जो है फॉरेन मैटर है लार्जर पीसेस हैं फॉरेन मैटर के, या पूरा प्लांट है या कट प्लांट्स हैं, तो उनको हाथ से ही उनको मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के बाद उनको निकाल के उसको बाहर निकालना है। ठीक है, और दूसरा कि फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं उनको भी जो है फॉरेन मटेरियल के लिए रेगुलरली चेक करना चाहिए। ये गाइडलाइंस हैं WHO की रिलेटिंग टू फॉरेन मैटर। नेक्स्ट इज कंटामिनेंट्स। और कौन आया अभी इसके अलावा? दो लोग हो रहे हैं अभी। कुलदीप सैनी और एक हो रहा है कोई, बोला कोई धर्मेंद्र का हो सर? धर्मेंद्र का हो गया। और कोई नहीं है। आदिल आया था सर, वो चला गया। अच्छा,
आदिल आया सर, आदिल। अच्छा आदिल आ गया, ऐसा ना, चलो ठीक है आगे चलते हैं इसमें फिर हम। कंटामिनेंट्स, सर कंटामिनेंट्स क्या है भाई? कंटामिनेंट्स क्या है इसमें जो है, जैसे कि आर्सेनिक एंड टॉक्सिक मेटल्स, आर्सेनिक एंड टॉक्सिक मेटल्स ये हैवी मेटल्स हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो कंटामिनेंट्स हैं या हैवी मेटल्स हैं ये प्लांट्स में एक प्रॉपर रेशियो में होती है। ठीक है, जैसे कि लेड है 0.03 ppm पर पार्ट्स पर मिलियन होता है इसमें, अगर इससे ज्यादा हो जाएगा तो दैट में भी कार्सिनोजेनिक। तो अगर ये हैवी मेटल अपने एक लिमिटेड अमाउंट से अगर ज्यादा हो जाती हैं तो ये कैंसर प्रोड्यूस करती हैं। आप भी अपने एग्जांपल भी देखा था कुछ टाइम पहले कि जैसे मैगी, मैगी जो बैन हुआ हो गया था, तो मैगी के बारे में ये आया था उसमें लेड कंटेंट ज्यादा है। ठीक है, लेड कंटेंट अगर ज्यादा होगा तो मैगी खाने से जाहिर सी बात है फिर क्या होगा, कैंसर होना चाहिए। तो ये जो है ये यहाँ भी प्लांट मटेरियल में ये इसकी कुछ गाइडलाइंस हैं जो सेट की हैं WHO ने, ICH ने। तो यहाँ पे कि arsenic and toxic metals, the maximum amount of toxic metal and non-metal in medicinal plant material can be given based on the provisional tolerable intake PTI values। तो कुछ PTI values हैं, तो इनके अकॉर्डिंगली कि कितना अमाउंट मेटल्स का, टॉक्सिक मेटल्स का टॉलरेबल है, कितना पॉसिबल है उतना ही, उससे अगर ज़्यादा हो जाता है तो ये इससे इसमें से डिस्कार्ड करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा इसको। इसलिए इसको रेगुलरली चेक करना इसको जरूरी होता है। दीज वैल्यू शुड बी एस्टैब्लिश्ड ऑन ए रीजनल एंड और नेशनल बेसिस। तो बहुत सारी लेबोरेटरीज भी जो है खुली हुई हैं यहाँ इंडिया में, दिल्ली में, जगह जगह पे जो है। तो और ये यहाँ पे क्या, यहाँ भी जो है हैवी मेटल्स का एनालिसिस यहाँ पे इजीली कराया जा सकता है। जो कोई प्लांट पे काम करता है, हर्बल पे काम करता है, तो ये हैवी मेटल एनालिसिस वहाँ पे आराम से करा सकते हैं। ठीक है, हाँ, कुछ आईपी में क्वालिटेटिव टेस्ट भी दिए हुए हैं इंडियन फार्माकोपिया में, उसके अकॉर्डिंगली भी हम हैवी मेटल एनालिसिस हम करते हैं। ठीक है, क्योंकि जो है अगर हम क्वांटिटेटिव करते हैं तो थोड़ा कॉस्टली पड़ता है उसमें। बाकी ये एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज करके हैवी मेटल जो है डिटरमिनेशन किया जाता है। तो यहाँ जो है द यूज ऑफ हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट इज नॉट जनरली एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली to the exposure of the population to heavy metal contaminants। ठीक है, तो हैवी मेटल कंटामिनेंट्स जो इसमें जो है उसको चेक करना रेगुलरली, इसकी भी गाइडलाइंस हैं और कितना कितना है ये सब लिमिट्स दी हुई हैं। अपन जो है WHO के गाइडलाइंस आप देखेंगे, यहाँ पे इतना सारा लिखना पॉसिबल नहीं है क्योंकि आप लोग कंफ्यूज रहोगे फिर ज़्यादा ही। ठीक है, तो ये दूसरा है इसमें persistent organic pollutants, persistent organic pollutants POPs। तो POPs क्या है कि POPs comprise hundreds of chemicals that are not soluble in water and are persistent or stable in the environment। They are often transported globally because of their resistance to break down, and they have the potential to cause harm to humans and wildlife that ingest them। तो ये POPs क्या है कि बहुत सारे जो केमिकल्स ऐसे हैं जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते और एटमॉस्फेयर में या इन्वायरमेंट में वो रहते हैं। ठीक है, उनसे क्या है होगा कि जो ह्यूमंस में और जो वाइल्ड लाइफ है वो अगर उसको इंजेस्ट करते हैं उसके लिए हार्मफुल होते हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या देखते हैं कि कुछ इसके क्या है कि इंटरनेशनली थ्रू द स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स efforts are being made to control their production and emission and substitute them with other less problematic pesticides। तो यहाँ पे क्या है कि वो उससे कम प्रॉब्लम कॉज करने जो हमारे पेस्टिसाइड्स के ऊपर काम चलता रहता है। ठीक है, तो यहाँ भी इसके लिए कुछ गाइडलाइंस है कि यहाँ कितना कितना इसमें होना चाहिए। देन इसमें आता है रेडियो एक्टिव कंटामिनेशन, रेडियो एक्टिव कंटामिनेंट्स। रेडियो एक्टिव कंटामिनेंट्स क्या है, हमने कल भी डिस्कस किया था कि द amount of exposure to radiation depends on the intake of radionuclides and its significance depends in turn on other variables such as age, metabolic kinetics and weight of the individual who ingest them। So the level of contamination might be reduced during the manufacturing process।
तो यहाँ क्या है कि therefore no limit for radioactive contamination are proposed in these guidelines and herbal material should be tested on a case by case basis according to national and regional standards if they are, अगर जो है यहाँ पे क्या करेंगे, कोई इनका रेडियो एक्टिव कंटामिनेशन का कोई स्पेसिफिक लिमिट नहीं है, लेकिन जो क्या है कि रीजनल, क्योंकि डिपेंड करता है कि अपने अलग अलग रीजन के हिसाब से, तो रीजनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जो है उनको जो है जो गाइडलाइन दी हुई इसकी जो है, ठीक है। तो इसके बाद है माइक्रोबियल टॉक्सिन्स। माइक्रोबियल टॉक्सिन्स में जैसे कि माइकोटॉक्सिन जो कहते हैं, माइकोटॉक्सिन एंड अदर एप्रोप्रिएट इंटरटॉक्सिन्स शुड बी टेस्टेड बिफोर यूजिंग एन appropriately validated and sensitive method. The amount should be below the limits set in national or regional standards. यहाँ भी क्या है कि इनका अमाउंट भी जो नेशनल और रीजनल स्टैंडर्ड्स मेंशन हैं उनसे कम होना चाहिए, इनका भी जो माइकोटॉक्सिन्स वगैरह का या इंटरटॉक्सिन का जो अमाउंट है। तो यहाँ भी क्या है कि it is recommended that in performing analysis for mycotoxin, particular care should be taken in line with good practice guidelines such as WHO good practices for national pharmaceutical control laboratories। यहाँ पे हमने देखा कि जो भी ये हैं, जैसे कि आपका आर्सेनिक, हैवी मेटल है, पीओपीज हैं और रेडियो एक्टिव कंटामिनेशन है, माइक्रोबियल टॉक्सिन्स हैं, तो ये सब जो है ये सब जो है इसको हमें गाइडलाइंस दी हुई हैं रीजनल और जो है नेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके अकॉर्डिंग हमको उसको जो है, जब हम किसी भी उस पर काम करते हैं कोई भी, तो हमें ये गाइडलाइंस को चेक करना ज़रूरी होता है। और उसके बाद है माइक्रोबायोलॉजिकल कंटामिनेंट्स। माइक्रोबायोलॉजिकल कंटामिनेंट्स में जैसे कि बैक्टीरिया हैं, जैसे कि साल्मोनेला, टाइफी, शिगेला स्पीशीज मस्ट नॉट बी प्रेजेंट इन हर्बल मेडिसिन्स। ये पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैं और इनका जो परसेंटेज लेवल है हर्बल मेडिसिन में वो 0% होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमने कल पढ़ा था इकोलाई वगैरह, इकोलाई का कुछ जो है जो या टोटल बैक्टीरिया या अरेबिक बैक्टीरिया, इनका कुछ परसेंटेज परमिसिबल है, लेकिन वो मेंशन्ड है कितना है, लेकिन उससे लेकिन यहाँ जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या बैक्टीरिया हैं, जैसे साल्मोनेला है, शिगेला है, ये हर्बल मेडिसिन में बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए किसी भी स्टेज पर, ठीक है। यहाँ पे कि बैक्टीरिया सच एज साल्मोनेला, शिगेला स्पीशीज मस्ट नॉट बी प्रेजेंट इन हर्बल मेडिसिन इंटरनेट फॉर इंटरनल यूज एट एनी स्टेज। Other microorganisms should be tested for and should comply with the limits set out in the regional, national और इंटरनेशनल फार्माकोपियाज। और इनके अलावा जो अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको जो है, और जैसे जैसे रीजनल में और रीजनल, नेशनल और इंटरनेशनल फार्माकोपियाज में जो लिमिट सेट की गई हैं उनके अकॉर्डिंगली ही होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, इसके बाद आता है रेजिड्यूज। रेजिड्यूज भी हम चाहे देखते हैं भाई, जैसे कि सेफ एंड इफेक्टिव मेडिसिन हमें मिल सके। आजकल वैसे भी पेस्टिसाइड्स का बहुत चलन है, पेस्टिसाइड्स वगैरह जो है बहुत यूज़ किए जाते हैं क्रॉप्स में, मेडिसिन प्लांट्स में। और इन जो है इसके बाद हम देखते हैं अगर इन पेस्टिसाइड का कुछ रेसिड्यू ड्रग्स के अंदर अगर रह जाता है तो वो हार्मफुल होगा। तो यहाँ इनको भी जो है इसके लिए भी कुछ गाइडलाइंस हैं कि पेस्टिसाइड रेजिड्यूज को कैसे करना है। तो जैसे कि इसमें लिमिट्स फॉर पेस्टिसाइड रेजिड्यू, लिमिट्स फॉर पेस्टिसाइड रेजिड्यूज should be established following the recommendations of JMPR। JMPR क्या है? Joint FAO और WHO meeting on pesticide residue which have already been established for food and animal feed। तो यहाँ पे these recommendations include ADI and the analytical methodology for assessment of specific pesticide residues। यहाँ पे कुछ आगे इसका फॉर्मूला भी आएगा कि कैसे कैसे निकालते हैं इसमें। तो यहाँ पे क्या कि मैक्सिमम लिमिट कितना होना चाहिए, और एक्चुअली गाइडलाइंस किया है पेस्टिसाइड रेजिड्यूज के लिए हर्बल मटेरियल में। तो ये क्या है कि द टॉक्सिकोलॉजिकल इवैल्यूएशन ऑफ पेस्टिसाइड रेजिड्यू in herbal material should be based on the likely intake of material by patients
So in the absence of full risk assessment and for practical reasons, it is recommended that in general, the intake of residue from herbal material should account for no more than 1% of total intake from all sources, including food and drinking water. Since the level of pesticides, तो क्या कि 1% से ज़्यादा नहीं. तो यहाँ पे क्या एक्सेप्टेबल रेसिड्यूअल लेवल क्या है भाई इसमें, तो इसमें वो भी दिया है इसमें कि इन ARL in milligram of pesticide per kilogram of medicinal plant material can be calculated on the basis of maximum ADI. Maximum ADI पे क्या है कि maximum acceptable daily intake of pesticide तो of the pesticide for humans as recommended by FAO, Food and Agriculture Organization of United Nations, and WHO, and mean daily intake of the medicinal plant material. The following formula that is used, that is based on the acceptable daily intake determined by FAO. यहाँ पे क्या है कि इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं, जैसे कि ARL is equal to ADI into E into 60 upon MDI into 10 into 100. ADI यहाँ पे क्या है कि मैक्सिमम एक्सेप्टेबल डेली इनटेक ऑफ पेस्टिसाइड, ठीक है जी, और E क्या है एक्सट्रैक्शन फैक्टर डिटरमाइंड experimentally which determines the transfer rate of the pesticide from the medicinal plant material into the dosage form. MDI क्या mean daily intake of in kilogram of medicinal plant material, और 60 जो फैक्टर है ये क्या है, this number represents a mean adult body weight of 60 किलोग्राम, ठीक है जी. और दूसरा इसमें है कि 100 फैक्टर क्या दिया है इसमें, दिस नंबर इज ए कंजम्पशन factor of 100 reflecting the requirement that no more than 1% of the total pesticide residue consumed should be derived from the medicinal plant material. ठीक है, ये फॉर्मूला है, इसके एक्सेप्टेबल लेवल जो है इससे निकाला जाता है. एक मिनट, और कौन आया भी नया भी इसमें भी, अमन वर्मा, ये कौन है भाई? यस सर, अमन वर्मा है. ठीक है, एक सौरभ सैनी. लिख दिया मैंने, हो गया. ठीक है भैया, हो गया. उसके बाद में हम देखते हैं एक्सट्रेनियस पेस्टिसाइड रेजिड्यू. ये क्या है कि अकॉर्डिंग टू कोडेक्स कमीशन कमिटी ऑन पेस्टिसाइड रेजिड्यू, जो रेजिड्यूज ऑफ DDT एंड BHC have been found in some species जो है इसमें, ये बेसिकली ये कुछ पेस्टिसाइड्स हैं जो आमतौर से यूज किए जाते हैं क्रॉप्स में, ठीक है. तो इनका जो रेसिड्यू कुछ रह जाता है तो इसके भी कुछ गाइडलाइंस हैं. तो इट इज सजेस्टेड दैट फॉर दीज कंपाउंड्स EMRLs क्या है कि एक्सट्रेनियस मैक्सिमम रेसिड्यू लिमिट्स be established instead of MRL, maximum residue limits, in the same manner for the for other pesticide and food commodities. अब EMRLs और MRLs अगर हम देखेंगे, इनकी लिमिट्स क्या क्या गाइडलाइंस आपको मिल जाएंगी, हालांकि जरूरत नहीं है यहाँ पे, केवल आपको नाम याद रखना है और यहाँ आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि क्या क्या लिमिट्स, क्या कौन कौन सी बॉडीज हैं और कैसे कैसे काम करती हैं, ठीक है. देन इसमें रेजिड्यूअल सॉल्वेंट्स में क्या कि इसमें the term permitted daily exposure PDE is proposed as defining a pharmaceutically acceptable intake of residual solvent to avoid confusion resulting from different values of ADI of the same substances. तो खैर ये वही टोटल आपका कंप्लीट हुआ. तो आपको इसमें करना क्या है कि किस किस के जो पैरामीटर्स हैं उनकी जो है क्या क्या गाइडलाइंस हैं WHO की, ये आपने इसको बहुत इजी है, इसको जब आप एक बार पढ़ोगे वो जस्ट थ्योरेटिकल है, ये सारा का सारा जस्ट थ्योरेटिकल है, इसमें कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है. इसलिए जैसे कि आपने पढ़ा ना, जैसे जो स्टूडेंट टाइप में होता है, यहाँ भी आपको बस जस्ट एक बार रीडिंग करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा और आपको अपने ही वर्ड्स में इसको लिखना भी है, ठीक है. तो ये मैं समझता हूँ कि दिस इज ऑल अबाउट ऑफ योर यूनिट 4. इसमें क्या क्या आपका आ गया, इसमें इवैल्यूएशन ऑफ ड्रग्स, WHO एंड ICH गाइडलाइंस for the assessment of herbal drugs, है ना, और stability testing for of herbal drugs. ये नोट्स मैं आपको सेंड कर दूंगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है.
और ओके इसको देख लेना। और कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ इसमें। सब हालांकि सब थ्योरेटिकल है, इसमें कुछ है ही नहीं इसमें सब खास। हेलो सर। हम्म। हेलो। हाँ, बोलो 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 भाई बोलो। तो सर मैं ये कह रहा था सर, ये जैसे सारा थॉट का है सर, इसमें ऐसे को हम सर याद कैसे रखेंगे सर? याद कैसे रखोगे ये आप? सर आप थोड़ा सा अगर बिल्कुल बिल्कुल जो है, मैं सब चीज़ें बिल्कुल एक वन बाई वन कल से मैंने एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और आपको कुछ चीज़ें समझाओ। अब आप जो है इसको दो तीन बार इसकी रीडिंग लगाओगे ना, तो आप इसको मैं समझता हूँ मेरे से अच्छा, ज़्यादा अच्छा समझा दोगे। नहीं सर, वो तो सब अच्छा है सर। अगर आप सर थोड़ा सा अपने रिसर्च के एरिया से सर थोड़ा सा ऐसा कहानी के तौर पे अगर अलग से बता दे बिल्कुल सर, तो कहानी की, अरे वो याद ज्यादा रह जाता है। कहानी के तौर पे वो एक बार और इसको इसको चलो एक बार जो है थोड़ा सा जस्ट को समराइज कर लेते हैं, ठीक है? समराइज कर लेते हैं इसको। तो इवैल्यूएशन ऑफ ड्रग्स क्या है? इवैल्यूएशन में आप कल हमने समझ लिया था कि इवैल्यूएशन क्या चीज़ है भाई। इवैल्यूएशन में क्या क्यों करते हैं कि ड्रग की क्वालिटी को जो है मेंटेन करने के लिए उसको इवैल्यूएट करते हैं। तो यहाँ इसको पुराना टॉपिक है, इसमें 5 टाइप के इवैल्यूएशन आप लोगों ने पढ़े हैं कि ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन, माइक्रोस्कोपिकल इवैल्यूएशन, फिजिकल इवैल्यूएशन, केमिकल इवैल्यूएशन एंड बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन। इनके अपने अलग-अलग सिस्टम्स हैं। ठीक है? ये बहुत ईजी है, इसमें मैं समझता हूँ इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है किसी को भी। इसके बाद में है डब्ल्यूएचओ गाइडलाइंस फॉर क्वालिटी सेफ्टी असेसमेंट। डब्ल्यूएचओ ने जो क्या गाइडलाइन दी है, किस किस के लिए दिए हैं कि जो क्रूड ड्रग मटेरियल है, प्लांट प्रिपरेशन है, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं, इनकी क्वालिटी कंट्रोल के लिए गाइडलाइंस हैं। कुछ जो हर्बल ड्रग्स हैं उनकी स्टेबिलिटी असेसमेंट, उनकी शेल्फ लाइफ के लिए गाइडलाइंस दी हैं। तो अगर उनकी शेल्फ लाइफ वो मेंशन करता है, उसकी क्या स्टेबिलिटी पैरामीटर्स हैं, वो सब देखने हैं कि ठीक है ड्रग जो है डिग्रेडेड तो नहीं है या डिग्रेड हो तो नहीं जाएगी। तो ये कि मैं उसके बाद है कि जो है इन जितने भी जो स्टेबिलिटी असेसमेंट है या इनको सेफ्टी असेसमेंट है, इनका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन उसको करना, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन का करना, इसको जो पूरा फाइलिंग करना इसकी। और इनका जो टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज वगैरह इनका सबका जो पूरा डॉक्यूमेंटेशन करना इन सबका। ठीक है? और इसके बाद में जो है जो भी प्लांट्स की जितने मेडिकल इंफॉर्मेशन हैं, जो यूजेस हैं प्लांट्स के, फार्माकोलॉजिकल एक्शंस हैं, जो फार्माकोलॉजिकल एक्शंस हैं प्लांट्स के, उनका और बायोलॉजिकल एक्टिविटी, इनका इवैल्यूएशन का, इनका असेसमेंट। ये 4 चीजें हैं जिनको डब्ल्यूएचओ ने गाइडलाइन के बारे में दी है। ठीक है? अब स्टैंडर्डाइजेशन क्या चीज है? स्टैंडर्डाइजेशन क्या है कि टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ हर्बल प्रोडक्ट फ्रॉम द बिगिनिंग टू फाइनल फिनिश प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे क्या है कि कुछ क्या क्या है पैरामीटर्स, इसके जो स्टेप्स क्या हैं। सबसे पहले पहले ऑथेंटिकेशन है, ऑथेंटिकेशन फॉरेन मैटर है, ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन है। ये सब हमने कल डिस्कस किए थे, बहुत इजी ही है, तो कोई दिक्कत नहीं मैं समझता है। और क्लास में भी हम इसको कई बार मैं स्टैंडर्डाइजेशन पे तो मैं क्लास में जब भी क्लास ली है तो थोड़ा बहुत मेरे ख्याल से डिस्कस किया ही है। मॉइस्चर कंटेंट डिटर्मिनेशन है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। क्रोमेटोग्राफिक एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी इवैल्यूएशन है, पेस्टिसाइड रेजिड्यू है ना, माइक्रोबियल कंटामिनेशन है। तो ये सब ये लिमिट्स हैं, ऐसे इक्वल है कि कितनी लिमिट है फिनिश प्रोडक्ट में, रॉ मटेरियल में कितनी लिमिट है। ठीक है? इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। या अब इनको अब ये क्या चीज है, तो आपको इसको आईपी में जाना पड़ेगा। ठीक है? साल्मोनेला है, इसकी कोई इसको होना नहीं चाहिए क्योंकि टोटल एरोबिक बैक्टीरिया है, तो इसका कितना लिमिट है इसमें फिनिश में, और इसमें बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एंटीरियर बैक्टीरिया है, इनकी लिमिट्स हैं। ऐसे रेडियो एक्टिव कंटामिनेशन, ये सारा जो है पार्ट है स्टैंडर्डाइजेशन का। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो मेन टॉपिक इसमें है वो है स्टेबिलिटी पैरामीटर। स्टेबिलिटी पैरामीटर को चेक करना बहुत जरूरी है हर्बल मेडिसिन में। इसके लिए हम 3 पैरामीटर से स्टेबिलिटी चेक करते हैं। एक तो फिजिकल पैरामीटर, केमिकल पैरामीटर और माइक्रोबायोलॉजिकल पैरामीटर। ठीक है? फिजिकल पैरामीटर क्या कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं मेडिसिन की, हर्बल ड्रग की, वो बिल्कुल स्टेबल होनी चाहिए। ठीक है? दूसरा है केमिकल पैरामीटर्स, जो केमिकल जो कंपाउंड्स हैं वो डिग्रेड नहीं होने चाहिए, वो बिल्कुल स्टेबल होनी चाहिए वो भी। और तीसरा है माइक्रोबायोलॉजिकल पैरामीटर्स, इसमें माइक्रोबियल कंटामिनेशन इसमें नहीं होना चाहिए। ये तीनों ही पैरामीटर्स हमें चेक कर रहे हैं। ठीक है? और इन इन तीनों पैरामीटर्स के ऊपर जो है डिपेंड करेगी हर्बल ड्रग की फिजिकल स्टेबिलिटी। तो अगर ड्रग स्टेबल नहीं होगी, स्टेबिलिटी नहीं होगी, अगर डिग्रेडेड होगी, अगर कंपाउंड, जैसे हमने पहले बताया कि अगर केमिकल कंपाउंड डिकम्पोजिशन अगर ड्रग के अंदर होता है, तो ड्रग में टॉक्सिक कंपाउंड्स जनरेट होंगे और उससे इम्प्योरिटीज बढ़ेंगी, और उससे वो ड्रग जो है ट्रीटमेंट की वजह क्या होगा, हार्मफुल होगी लेना। तो यहाँ फिजिकल पैरामीटर्स में क्या क्या जो है हम चेक करते हैं इसमें, जैसे आपका ये है आपका कलर, अपीयरेंस, ऑर्डर, क्लैरिटी, विस्कोसिटी, मॉइस्चर कंटेंट, पीएच, डिसइंटीग्रेशन टाइम, फ्राइबिलिटी, हार्डनेस, फ्लाबिलिटी, फ्लोकुलेशन, सेडिमेंटेशन, सेटलिंग रेट एंड ऐश वैल्यू सब चेक करते हैं इसमें।
और केमिकल पैरामीटर्स का जो है ये चीज़ हो गई, लिमिट टेस्ट, एक्सट्रैक्टिव वैल्यूज, केमिकल एसिड्स वगैरह, क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस, माइक्रोबायोलॉजिकल पैरामीटर्स, केमिकल डिकम्पोजिशन हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये स्टेबिलिटी पैरामीटर्स हैं, ठीक है। और ये प्रॉब्लम, इसका मतलब ये हुआ कि स्टेबिलिटी के रिगार्डिंग ये प्रॉब्लम, इन चीज़ों में प्रॉब्लम आ सकती है। तो WHO ने गाइडलाइंस दी हैं कि इनको कैसे मेंटेन किया जाए। अब अगर हमें कोई स्टेबिलिटी टेस्टिंग करनी है, कोई ड्रग प्रोडक्ट हमें बनाना है, तो हमें उसको बनाने के लिए, उसको प्रिपेयर करने के लिए हमें जो रीजनल या इंटरनेशनल फार्माकोपियाज हैं, जो ऑफिशियल बुक्स हैं, उनके जो गाइडलाइंस दी हुई हैं, उनके अकॉर्डिंगली हमें उन पे वर्क करना है। ठीक है, ये सब है। तो जैसे आपने रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स क्या है या रेगुलेटरी बेसिस क्या है हर्बल स्टेबिलिटी के लिए, जो कुछ जो ICH है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ हार्मोनाइजेशन, WHO ने कुछ गाइडलाइंस दी हैं, तो जो है क्या क्या इसमें होना चाहिए। जैसे किसने वो इन्होंने कहा भी, अगर कोई मैन्युफैक्चरर अपनी हर्बल ड्रग पे कोई एक्सपायरेशन डेट मेंशन करता है, तो उसको उसके सपोर्ट में उसके पास जो है वो स्टेबिलिटी डेटा के जो है पूरा डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर्ली होना चाहिए। स्टोरेज कंडीशन क्या रही, कैसे मैन्युफैक्चरिंग किया, कैसे ये GAP जो है गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस उसको फॉलो करना है, इस सब इनके कंप्लायंस में सारे काम करना है। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें जो है गाइडलाइंस दी हैं। इसमें कुछ इसमें उन्होंने और भी इसमें गाइडलाइंस दी हैं कि क्या क्या इसमें, जैसे फॉरेन मैटर के रिगार्डिंग है। फॉरेन मैटर के रिगार्डिंग क्या है कि भाई फॉरेन मैटर नहीं होना चाहिए, कितना होना चाहिए क्या, और कैसे हम इसको चेक करेंगे। जो स्टैंडर्ड जो दिए हुए हैं ऑफिशियल बुक्स में, उसके अकॉर्डिंगली हमें जो है ये फॉरेन मैटर चेक करना है। ठीक है, और जो रॉ मटेरियल है उसमें से भी हमें फॉरेन मैटर को रिमूव करना है, और जो फिनिश प्रोडक्ट्स है उसमें से भी फॉरेन मैटर को हमें रिमूव करना है। और हमें क्या करना है कि जो एक स्पेसिफिक प्लांट है, कोई स्पेसिफिक प्लांट है और उसमें